इंटर कॉलेज में ये दिखाता है, दर्शाता है कि यहाँ के जो युवा किसान सड़कों पे हैं। देश की राजधानी को अलग अलग दिशा से, अलग अलग राज से चलकर उन्होंने आके घेरा है। तो बागपत क्षेत्र के किसान भी उस पूरे आंदोलन में कहीं पीछे नहीं है। आज आपने इस किसान पंचायत का आयोजन में जिस तरह से यहां आकर अपना आशीर्वाद उन किसानों को दिया है, हम सबको दिया, हमारा हौसला बढ़ाया और साथ ही ये संदेश दिया कि जो चोट, चाहे वो शाहजहांपुर हो, चाहे गाजीपुर हो, चाहे टीकरी हो, चाहे सिंगू हो, चाहे पलवल हो, जहां भी किसान बैठे हैं देश भर में, जहां भी किसान सरकार की इस गलत नीति का विरोध कर रहे हैं, उन्हें अगर कोई चोट लगेगी तो हमारे क्षेत्र के किसान को वो चोट महसूस होगी। वे दर्द महसूस करता है किसान और जवाब भी देना चाहता है। तेजपाल जी, नारे मत देना। मैं जानता हूं उत्साह है, लेकिन ये समय समझने का भी है। आपका जिनसे मुकाबला है उनके पास आपको काटने के 100 तरीके हैं। उन पे कुछ इतने तर्क हैं। आज भी आशीर्वाद दिया। आज भी जिनसे आपका मुकाबला है वो मानने को तैयार नहीं। काम सब बुरे हो रहे हैं, आर्थिक तंगी का दौर है, लोग परेशान हैं अपने रोजगार को लेकर, अपने व्यापार को लेकर, अपने काम को लेकर, अपने घर भविष्य को लेकर। लेकिन इस बीच भी कुछ ऐसे लोग हैं जो एक व्यक्तित्व की पूजा करते 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 इतने गिर चुके हैं, उन्हें खुद एहसास नहीं हो पा रहा, वो समझ नहीं पा रहे और वे भक्त बन चुके हैं। आप किसी मुद्दे के प्रति समर्पित हो, श्रद्धा रखते हो, विश्वास करते हो, नेता पे विश्वास कर सकते हो, लेकिन फिर भी विचार खुले होने चाहिए। इस क्षेत्र ने चौधरी चरण सिंह जी के साथ अपना जुड़ाव इसलिए जोड़ा, अपना नाता इसलिए जोड़ा कि उस क्षेत्र ने समझा कि चौधरी चरण सिंह जी ना कि सिर्फ इस क्षेत्र के, लेकिन देश भर के कामगार के, किसान, गरीब, मजलूम और मजदूर की लड़ाई लड़ने के लिए सक्षम है। उसके बाद आपने चौधरी अजीत सिंह जी के हाथ को मजबूत किया। वह भी, उसके पीछे भी एक विश्वास था गहरा, और वह रास्ता बहुत लंबा और कठिन और दुर्लभ भी रहा। लेकिन आप में से कोई, किसी ने हाथ नहीं छोड़ा, किसी ने रास्ता नहीं त्यागा। लेकिन उसके पीछे भी कारण थे कि विश्वास था, लगाव था, जो कुछ कहो। आज भी जो लोग जो किसान विरोधी ताकतों का समर्थन करते हैं, वह भी कह सकते हैं हम विश्वास करते हैं, मोदी जी होंगे तो अच्छा ही करेंगे। अब उनसे तर्क वितर्क करना भी बेकार है। जब उनसे पूछते हैं भाई गैस महंगी हो रही है, तो उसका भी जवाब है उनके पास। अब मोदी जी खुद कह रहे हैं कि भाई पेट्रोल डीजल के भाव जो बढ़ रहे हैं हमारी गलती नहीं, हमारा दोष नहीं, तो पहले की सरकारों की गलतियां। और फिर उन्होंने विधि भी दे दी, बेरोजगारों को पकौड़े तलने चाहिए। पकौड़े कहां से तलोगे जब गैस महंगी है? वो उसकी भी विधि है। अब ये लड़के मानते ही नहीं, मोदी जी इतनी अच्छी अच्छी बात करते हैं, मन की बात करते, सुनते नहीं। हो गया, उन्होंने तो बता रखा है। उन्होंने कहा भाई नाली में जो पाइप डालो और वो गैस है, उस गैस का प्रयोग करो। तुम्हें क्यों सिलेंडर चाहिए भाई? इन्होंने गरीब को कहा भाई हर घर घर में जो मीटर लगेगा, घर घर में कभी बिजली भी नहीं मिलती थी, आपूर्ति पूरी 24 घंटे होगी। अच्छी बात है, लेकिन जो घर मजदूरी कर रहा है 250% बिल में वृद्धि हो गई। आपके ट्यूबवेल पे मीटर लगेंगे,
ये मत सोचना उसमें कोई छूट होगी। यही ढिकोली गांव के एक किसान थे, राम सिंह जी के पुत्र अनिल, और पिछले वर्ष की घटना है दर्दनाक। उन्होंने बिजली की बिल और अपने कर्जे के स्थितियों से तनाव में आकर आत्महत्या की थी। हमें नहीं भूलना चाहिए ये कहानी, ये दास्तां, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ये तस्वीर हमें कभी देखनी पड़ेगी। हमने नहीं सोचा था कि ऐसे दिन भी आएंगे, लेकिन ये आज घर घर की कहानी है। लगभग 1350 करोड़ बागपत जिले के किसानों का कर्जा है जो बैंकों पे उनको चुकाना है, लेकिन वहीं 137 करोड़ तो शायद बल्कि 170 करोड़ से ऊपर हो गया 20 फरवरी का आंकड़ा, जो गन्ने के पिछले साल का जो है आपको देना है, लेकिन वो अब तक आपके खातों में नहीं आया। और कुल मिला के 850 करोड़ का गन्ने की फसल का बकाया जो किसान का हक है वह आपको नहीं दिया जा रहा। अब दोनों बात जोड़ो, एक तरफ तो जो आपका हक है, जो पैसा आपको मिलना चाहिए नहीं मिल रहा, दूसरी तरफ बिजली के बिल है, दूसरी तरफ खर्चे हैं, महंगाई है, सुप्रीम कोर्ट तक ने कह दिया भाई स्कूल फीस भी पूरी देनी पड़ेगी, तो आदमी कहां जाए। लेकिन ये अभी भी नहीं मानते, ये लोग अभी भी नहीं मानते। जो भक्त मंडली है और होता है, मैंने भी बहुत करीब से देखा है, चौधरी अजीत सिंह जी को करीब से देखा है, दूसरे दल में काम करते बड़े बड़े नेताओं को मैंने करीब से देखा है, और मैंने एक बात महसूस की, राजनीति पे भी ये बात एक असूल की तरह है, और जीवन के हर क्षेत्र में जो सफल लोग होते हैं, जो नेतृत्व करते हैं, उनके अंदर खूबी होती है। आपकी नजर हमेशा होनी चाहिए, क्योंकि आपको घेरने वाले लोग या तो आपसे जुड़े हुए हैं, आपके समर्थक हैं, आपके भक्त हैं, या अपने स्वार्थ के कारण आपसे जुड़ रहे हैं। ऐसा ही होता है, राजनीति में भी होता है। मेरे साथ के चलने वाले लोगों में भी ये कमियां हो सकती हैं, लेकिन मुझे तो एहसास होना चाहिए इस बात का, मुझे एहसास होना चाहिए कि मेरे साथ किस तरह के लोग हैं, और साथ साथ मेरी नजर रहनी चाहिए औरों पे। राजनीति में वो आदमी सफल होगा, उस नेता की इज्जत होगी जो अपने साथ वालों की तो फिक्र करता ही है, लेकिन उससे ज्यादा फिक्र, उससे ज्यादा नजर अगर उसका कोई आलोचक होगा, कोई उसकी कमी निकालने वाला होगा, कोई बता पाएगा खड़ा होके कि यहां तुम कमजोर हो, तो उसकी बात तो ज्यादा सुननी चाहिए। लेकिन ये लोग, आज हम लोग विरोध कर रहे हैं, देश का किसान विरोध करता है, तो वैसे ये देशद्रोही करार कर देते, कहते तुम विरोध कर रहे हो तो तुम देश का विरोध कर रहे हो। मोदी जी क्या देश से बड़े हो गए? मोदी जी क्या किसान से बड़े हो गए? मोदी जी क्या आपसे ज्यादा बड़े विद्वान हैं? नहीं हो सकते। वह फर्क ये है, वे सुनना नहीं चाहते, उन्हें सुनना नहीं पसंद। वे तो अपनी जिद उन्होंने पकड़ ली, और उनके कार्य करने का, कार्यशैली का एक पहलू है जो मैंने उनकी एक बात पकड़ ली, वो बेचने में माहिर हैं। गंजे को कंगी बेच देंगे। अब पता नहीं यूपी वाले ले रहे उनसे, उनकी कंगी ले रहे नहीं ले रहे मैं नहीं जानता, बाबा को तो जरूरत ही नहीं। तो उन्हें इसका मतलब नहीं कि जो हम नीति बना रहे हैं वो लागू होगी कि नहीं होगी। उन्होंने समय समय पे नारे दिए, नाम दिए हैं, नाम के पीछे कुछ योजना नहीं है, कोई काम नहीं है। जो व्यवस्था होती है वो व्यवस्था ध्वस्त करते हैं और आगे बढ़ते हैं, फिर दूसरा मुकदमा छेड़ देते हैं। पब्लिक सोचती है भाई पुरानी बात भूलो, अब तो नई बात आ गई, अब इसे झेलो, अब इसे समझो। नोटबंदी भी यही था, जिनके पास कोई पूंजी थी वे बचाव में जुट रहे थे, जिनके पास नहीं थी वे सोच रहे थे कुछ हमें मिलेगा। आप देखिए ये जो पिछला एक साल बीता है किसी के लिए अच्छा नहीं है। देश के जीडीपी के आंकड़ों को आप देखोगे तो गिरावट आई, भारी गिरावट, और सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से बांग्लादेश भी हमसे बहुत बेहतर है।
जिसका ये डर दिखाते हैं भाई बांग्लादेश बन जाओगे, वह भी हमसे आगे जा रहा है। लेकिन इस बीच में आपको मालूम है चंद लोगों की खूब मौज हुई। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, इन्होंने लॉकडाउन कर दिया, किसी ने पूछा नहीं। ये बात ठीक है, खेत खलियान के काम आप लोगों ने जारी रखे, लेकिन जो बड़े बड़े शहरों में अपने छोटे छोटे व्यापार लेकर, रोजगार की उम्मीद लेकर, या जो शिक्षण संस्थानों में बच्चे सोच रहे थे कि हमें डिग्री मिलेगी तो नौकरी मिलेगी, उनका पिछला साल कितना कठिन गुजरा है आप जानते हो। लेकिन अंबानी जी की आप करोगे तुलना, इन्होंने पिछले वर्ष लॉकडाउन में हर घंटे में 90 करोड़ रुपए कमाए। ये देश में पिछले एक वर्ष में 40 नए अरबपति पैदा हुए। जब जीडीपी का आंकड़ा माइनस में है, आप अपने घर गृहस्थी पे नजर मारोगे तो आपने घाटा, किसी तरह गुजारा कर रहे हो, खर्चे भी नहीं आपके मीट हो रहे हैं। और कुछ ऐसा वर्ग है जो फायदे में है, उन्हें बहुत फायदा मिल रहा है। पिछले एक वर्ष में लॉकडाउन में ही जो सबसे अमीर वर्ग है, इन्होंने इतना रुपया कमाया है कि देश के 40 करोड़ मजदूरों को आप गरीबी रेखा से उठा सकते थे, इतना धन है। इनके हर काम के पीछे, यही पर्दे के पीछे देखोगे तो परिणाम यही निकलता है कि जो ताकतवर है, जो अमीर है, जो बड़े महल में रहने वाले लोग हैं, जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 जून की रोटी के लिए संघर्ष वे नहीं करते, उनकी मौज चल रही, उन्हें फायदा मिलता है। ये जो कानून लाए, नाम तो दे दिया किसान का, और किसान के काम की एक चीज इन कानून में है नहीं। नाम दे दिया फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्राइस एश्योरेंस, एमएसपी की जिक्र उस कानून में है नहीं कि भाव कौन सा मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर खरीदे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो आपका कहना है कि मंडी का अस्तित्व जारी रहेगा, मंडी का अस्तित्व जारी नहीं रहेगा जब सारा व्यापार मंडी के बाहर होने लगेगा। एफसीआई को आपने घाटे में ला दिया है, कई लाख करोड़ के कर्जे में एफसीआई है। अब वह एफसीआई भी मंडी से ना खरीद के वह भी चंद प्राइवेट लोगों से खरीदेगी, एजेंसी से खरीदेगी। हो सकता है आने वाले दिनों में वह भी सीधा अदानी और अंबानी से ही खरीदे और उन्हीं से खरीदवाए। अदानी ने तो लॉजिस्टिक्स में बड़े बड़े कारखानों के लिए, वेयरहाउसिंग के लिए बहुत बड़ी बड़ी जमीनें हरियाणा में और उत्तर प्रदेश में घेर ली पहले ही। मतलब पहले से ही इनको जानकारी थी, अंदेशा था कि ऐसा होने वाला है। भाव की कोई बात नहीं, जो प्राइवेट कोई मंडी बननी नहीं पहले तो। मैं बता दूं, क्योंकि ये कहते हैं कि भाई बहुत लाभ मिलेगा, यूपी में तो मंडी नहीं है, यहाँ तो हरियाणा में जाके बेचते हो, जो धान है या जो गेहूं है यहाँ सरकार खरीदती नहीं है, तो यहाँ के किसानों को तो नुकसान नहीं, उनको तो फायदा होगा। यही तो तर्क दे रहे हैं लोग। लेकिन बात यह है कि यहाँ कोई प्राइवेट मंडी नहीं बनने वाली और ना किसी मंडी में बोली लगने वाली। जो बड़े बड़े चक हैं जमीन के, जो मालिक हैं, उन्हें भी ज्यादा नुकसान नहीं होने वाला। यह है कि कई हजार वर्ग मीटर जमीन है, ये इकट्ठी होंगी और ये इन पे करार होंगे और इन्हीं जमीनों पे इनकी नजर है। बैठे बैठे लखनऊ से जब हमारी नजर यहाँ पे थी, दिल्ली के केंद्र की सरकारों के इन फैसलों पे हम लोग विरोध कर रहे थे, या बीमारी इस आपदा में हम लोग थे, योगी जी ने वहां फैसला ले दिया कि 18 साल की जो है खेती की जमीन कोई भी कॉर्पोरेट घराने का आदमी करार कर सकता है, वो उस पे पट्टे पे ले सकता है। तो सारा मसला जमीन का ही है। ना आपके भाव की बात है, ना आपकी कोई तरक्की की बात है, ना ये बात है कि कंपटीशन होगा, प्रतिस्पर्धा होगी तो बेहतर भाव मिल जाएगा। और बड़ी बात यह है कि किसानों ने वोट दी, गांव से वोट निकली, तब जाके बीजेपी की सरकार बनी। ये बहुमत भी आप ही से है। और आज ये सोचने का विषय है कि आप कुछ मांग करो तो सरकार को बात माननी चाहिए। जो सरकार एक पॉप स्टार रिहाना को ट्वीट पे जवाब दे सकती है, 1 महीना हो गया वह सरकार अब किसानों से बात भी नहीं कर रही। मोदी जी ने बयान दे दिया था कि मैं तो एक टेलीफोन दूर हूं, मुझे बस एक बार फोन करने की जरूरत है, और नंबर किसी पे है नहीं, कहां फोन करूं। उन्हें इतनी फुर्सत है कि रोज बंगाल में रैली कर रहे हैं।
कि बोले चुनाव लड़ना है। चलो आपकी भावना समझ रहा हूँ, आवाज तो मुझ तक नहीं आ रही, लेकिन आपके हाव भाव से मैं समझ रहा हूँ आप संग हो। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ, मूल बात ये है, आप लोग तो वह हो जो सारी बातों को समझते हो। एक वर्ग ये भी है जो सोचता है कि भाई सरकार हमने सारी देखी, हमें लाभ नहीं मिला। यहाँ मेरी बात करने का फायदा नहीं, आप तो मंडे मंडाए हो। एक वर्ग वह है जो विश्वास नहीं करता, उन्हें लगता है भाई सरकार हमने सारी देखी, किसान को तो भाव नहीं मिलता, नौजवानों को नौकरी नहीं मिलती, संघर्ष तो हमारा जारी रहेगा, तो वोट के मसले दूसरे रखो, ये तो आंदोलन के मसले हैं, वोट हम अपने मन से करेंगे। यही गलतफहमी है। जब तक आप उत्तर प्रदेश में 403 विधायक के पद के दावेदारों को चुनाव नहीं करोगे और अपने मुद्दों को सोच समझ के चुनाव नहीं करोगे, और जब तक आप 543 सांसदों का चुनाव, एक एक सांसद ऐसा नहीं हो जो सुबह उठता हो तो उसकी चिंता करता हो किसान की, और रात को सोते वक्त भी आप ही की चिंता करता हो, ऐसे चुनाव जब तक नहीं करोगे तो आपको ना मुख्यमंत्री मिले और ना ही आपको प्रधानमंत्री मिले जिन्हें कुछ पता हो। हमारे यहाँ माहौल आज किसानों के पक्ष में, जगह जगह पंचायत हो रही। खास बात है, पंचायत करने की आवश्यकता यूं हुई कि लोगों ने जो किसान के इस आंदोलन को दबाना चाहते थे, उन्होंने कहा ये तो सीमित है। पहले उन्होंने खालिस्तानी का पैंतरा इस्तेमाल किया, कोशिश की कि ये उग्रवादी लोग हैं, इन्हें इन पे ऐसा इल्जाम लगा दो। 26 जनवरी की घटनाक्रम देश के आगे है, उसे एक तरीके से पेश किया गया, तैयारी के साथ पेश किया गया, और फिर अब ये बात पे आ गए कि ये तो जाटों का आंदोलन, और इसलिए चौधरी साहब ने कहा कि जाटों का नहीं, ये किसानों की बात है। और उसके बाद मैं बस्ती भी गया, लखीमपुर गया, मैं प्रयागराज जाऊंगा, और टांडा में मेरा कार्यक्रम है, यहां से बहुत दूर पड़ता है, लेकिन आपको जानकारी दे रहा हूं कि जहां किसान हैं, पूर्वांचल में भी तो किसान हैं, यहां भी सब किसान हैं, अलग अलग बिरादरी के, 36 जाति जिसे कहते हैं, धार्मिक अलग मान्यताओं से कोई मतलब नहीं, लेकिन जो खेती से जुड़े हुए लोग हैं वो अपने तरीके से हमारी पंचायतों में आ रहे हैं। क्या कारण है? कारण यह है कि उन्हें विश्वास भी है और ये समझते हैं कि आज वक्त खड़ा होने का है, अपने भाई को हिम्मत देने का है, किसानों को एहसास दिलाने का है कि अकेले नहीं, लाठी डंडे से डटने वाले नहीं, हटने वाले नहीं हैं। चौधरी चरण सिंह जी ने जब कॉल की थी माया त्यागी कांड के बाद, इस क्षेत्र की बहुत बड़ी भूमिका उसमें थी, इस क्षेत्र के लोगों ने बहुत बड़ी भूमिका उसमें अदा की थी। मैं भी आपसे ये अपील करने आया हूं उसी तर्ज पर, जेल भरने की बात नहीं, फिक्र मत करो, जेल से डरने की बात नहीं हो, लेकिन ये जो माहौल आपने बनाया है, यहां किसान पंचायत से जब आप लौटो, इस माहौल को ठंडे मत होने देना, हमारा कुनबा बढ़ता रहे। आज भी मंच से बड़े महत्वपूर्ण लोग आपकी पार्टी को ज्वाइन किया है, मैं उसका विशेष संज्ञान लेना चाहता हूं। बहुत से लोगों को आपने बहुत करीब से देखा, और हमारे बीच कुलदीप भी आए हैं, पार्टी में आए, काफी समय से मैंने इनको देखा है, छात्र राजनीति से उठ के आए, भूमिका इनकी बड़ी है, इनका मैं स्वागत करता हूं। बड़ौद के वाल्मीकि समाज के जिम्मेदार, जिन्होंने सामाजिक न्याय की लंबी लड़ाई लड़ी है, और बीजेपी और शायद बसपा में भी कुछ लोग सक्रिय रहे, वे भी आज आपके इस दल में आए, परिवार में आए, मैं उनका स्वागत करता हूं। आज हमारी जिम्मेदारी बनती है, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप उन क्षेत्रों में जाएं, ये मत सोचना
ये कोई वोट का मसला भी नहीं है, ये पार्टी की बात मैं कर रहा हूं, ये पार्टी के आह्वान पे आप आए हो। हम ये भी सोचना विचार करना कि दल कैसे मजबूत होगा, लेकिन आज अगर हम किसान पंचायत कर रहे हैं इसलिए नहीं कर रहे कि कोई वोट का मसला। बात यह है कि आपको एक एक विधायक की कुर्सी पे नजर रखनी पड़ेगी, सही बात है, लेकिन हम लोग इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि हमारी भावना जुड़ी हुई है इस मुद्दे के साथ। ये हमारे खून की बात है, हमारी पहचान और अस्तित्व का सवाल है। मैं नौजवानों को कहना चाहता हूं, सोशल मीडिया पे हो एक्टिव। आज गांव देहात के प्रतीकों को लेकर आप सोशल मीडिया पे सक्रिय रहें, टिप्पणियां करते रहें। ये आपका मौका है। देश भर में पिछले 100 दिन से लगातार किसान 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 बात जा रही है, मैसेज जा रहा है। हर वर्ग का आदमी देख रहा है कि किसान के साथ बुरा हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। मैंने आज 2 बजे से एक ट्विटर पे ट्रेंड चलाया, उसको जरा आप लिखो। ट्रैक्टर पे आपकी कोई तस्वीर होंगी खूब, हैशटैग ट्रैक्टर प्राइड का इस्तेमाल करो और ट्वीट करो या फेसबुक पे पोस्ट डालो। अभी फोन निकाल के कर लो, कोई बात नहीं। ये पंचायत है, कुछ प्रस्ताव अपने तरफ से रखना चाहता हूं। शायद आज यहां भी मौजूद है एक पत्रकार जिनका नाम मैं कई जगह सभाओं पे ले चुका हूं। वो इस व्यवस्था से अलग है, वो पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं और हम सब की प्रार्थना है कि निष्पक्ष पत्रकार के रूप में वे समाज की सेवा करते रहे। उनका नाम है मनदीप पूनिया और आपने देखा था कि उन्होंने इतना ही किया था कि उन्होंने वीडियो जारी की थी कि सिंघू बॉर्डर पे किस तरह से हिंसा को रचा गया। कोई स्वतः नहीं हुआ था, उसके पीछे तंत्र था। वहां पुलिस मौजूदगी में महिलाओं के टेंट को जलाने का प्रयास किया गया, पेट्रोल बम लेके वहां गुंडा तत्व जो है उसको भेजा गया, सिर्फ इसी मकसद से कि किसान का आंदोलन कमजोर। ये मात्र वीडियो जारी करने के बाद सरकार उनके पीछे लग गई और इनका तो नाम बाहर आया है, इनके नाम की चर्चा हम लोगों ने की है। ना जाने कितने ऐसे और लोग होंगे जिनके खिलाफ इस सरकार ने अनैतिक कार्रवाई की है। आज इस पंचायत के माध्यम से हम एक आवाज में ये प्रस्ताव पारित करें कि इस तरह के जो पत्रकार हैं, जो समाज सेवी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो किसानों की सेवा कर रहे हैं, अगर उनके खिलाफ ऐसी अनैतिक कार्रवाई सरकार करेगी, जिस तरह महात्यागी कांड में क्षेत्र में एक लहर दौड़ी थी और लोग कूद पड़े थे, निस्वार्थ बड़ी कुर्बानी करने को हम सब तैयार हैं। दूसरा मेरा प्रस्ताव है कानून को लेकर। हालांकि मैंने कोशिश की, लेकिन कानून की बारीकियों को आप समझ चुके हो, आप जानते हो ये कानून से किसान का कोई हित नहीं होने वाला। बड़े लोगों के हित को साधने के लिए कानून बनाए गए और आपने देखा अब तो खुल के होता है, अब तो खुल के होता है। जो प्रधानमंत्री पहले किसान और गरीब हर भाषण में बोलते थे, अब वे सुबह उठते हैं तो अदानी अंबानी का नाम का राग लाते हैं, सोने से पहले भी वही नाम लेते हैं। उनके नाम पे स्टेडियम बनाया गया, उनका नाम रखा नरेंद्र मोदी स्टेडियम। एक छोर है अदानी, दूसरा छोर अंबानी। तो ये किसान ऐलान करते हैं हमें बचानी है खेत खलियानी और इन्हें बचाने हैं अंबानी और अदानी। ये हमें कतई स्वीकार नहीं है। ये जो कानून आपने बनाए हैं मोदी जी, इन्हें वापस ले लो। ये पंचायत का दूसरा प्रस्ताव मैं आपके समक्ष रख रहा हूं, आप राजी होना तो आखिर में हाथ उठा लेना कि ये कानून सरकार वापस ले और जो किसान को एमएसपी नहीं दिया जाता, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू नहीं किया गया ईमानदारी से, उसके लिए तंत्र बनाए, व्यवस्था बनाए। बताओ ठीक बात है, ठीक मांगे। तीसरी बात, कुछ हमारे बीच के ही हैं बेचारे गुलाम, अब वो पिंजरे में कैद है, उन्हें देखकर दया आती। उनके लिए कोई ज्यादा कोई बुरी बात नहीं कहना चाहता, वो हमारे बीच के ही हैं। कभी न कभी सद्बुद्धि आएगी, लेकिन उनके लिए बहुत सुंदर लेखन करने वाले फिल्मों में, पुरानी फिल्मों में गरीबी पे उनके गाने बहुत प्रसिद्ध हुए।
और 100 साल की उनकी सेंटिनरी होने वाली 8 तारीख को। साहिर लुधियानवी, उनके शब्दों में मैं वर्णन करता हूं कि जब आप आज अपने स्वार्थ को जो लोग बचाने के लिए, कुर्सी बचाने के लिए जुटे हैं, किसानों के आंदोलन का विरोध करते हैं, अभिव्यक्ति की आजादी का विरोध करते हैं, नागरिक की आजादियों का हनन करते हैं, जब अगले चुनाव में आप जाओगे तो एक एक मतदाता आपको क्या बोलेगा? आज से मेरे फंड का मकसद जंजीरें पिघलाना है, आज से मैं शबनम के बदले अंगारे बरसाऊंगा। तो ये साहिर लुधियानवी के वे बोल है, सुंदर बोल है। एक एक मतदाता के रूप में किसान, अगले चुनाव में ये मेरा आखिरी प्रस्ताव है पंचायत का, चुनाव जो भी हो, छोटा हो बड़ा हो, हर चुनाव में जब तक ये किसान के आगे झुकने को राजी नहीं होते, इनको हम राजनीतिक चोट देने का फैसला लें। अगर आप राजी हो तो हाथ उठा के बता दो। और मैं बहुत खुश हूं नौजवानों को देखकर। मैंने इसलिए जो जीन्स पहननी शुरू कर दी, तो ये धोती पहनने वाले, टोपी लगाने वाले, पगड़ी पहनने वाले तो पहले ही हमारे साथ, लेकिन जीन्स वाले जोड़ने हैं। अब इन्हें बहुत बहकाया गया, नौजवानों को बहुत बहकाया। इन्हें नारा दे रखा डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया ऐसा आया है कि भर्ती कैसे होती है आपको पता है, भर्ती हो नहीं रही। अब तो प्री में 5-6 महीने गुजर जाते हैं, प्री नहीं खत्म हो रहे हैं। सिपाहियों की भर्ती होनी थी, 14,000 की तो करा दी, 39,568 जो पोस्ट निकले थे पुलिस के, आप ही रह गए। अब फिर नहीं भर्ती निकाली इनने। तो जो नौजवानों के साथ धोखा किया है सरकार ने, अभी भी झूठ बोलते हैं। योगी जी कभी 2 करोड़ पता नहीं कितने बता दे, कितने हमने नौकरी दे दी। तो नौजवानों, आपकी बाबूजी है, बाबूजी नहीं है, बाबा जी है, तो इनका बाबू बना देना, कोई बात नहीं। नौजवानों मेरे साथ नारा लेना,